नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 247 एकेवी के क्लास में। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना से संबंधित जो है विषय को कवर करने के लिए चल रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग ये देखेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस तरीके से, ये संविधान की आपकी पूरी प्रस्तावना है, इसमें न्याय का सिद्धांत क्या है ना? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व क्या है ना? कितने प्रकार के समानता की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, और प्रस्तावना को स्वीकार कैसे किया गया, इसकी विशेषता क्या है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए, खासकर स्टेट पीसीएस को और सिविल को ध्यान में रखते हुए, इसको जो है क्लास को आज हम लोग इसको करने के लिए चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपकी क्या है, संविधान की प्रस्तावना है ना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की उपासना, विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है उसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की कुल प्रस्तावना है ना? तो सबसे पहले चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर, देखते हैं सबसे पहले कि प्रस्तावना की परिभाषा क्या है ना? ये जो प्रस्तावना हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, है ना? तो इसको देखते हैं। परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से प्रस्तावना संविधान का आदर्श है ना? इसे आप क्या कहेंगे? संविधान की आत्मा। और इसे आप क्या कहेंगे? यह जो है संविधान का आदर्श भाग है ना? आदर्श भाग है। और इसे आप क्या कह सकते हैं? यह जो है एक ऐसा स्थान है जहां से खड़े होकर भारतीय संविधान के संपूर्ण जो विशेषता है, जो उसका कैरेक्टर है ना, उसे आप समझ सकते हैं। वह स्थान है जहां से संविधान का संपूर्ण दर्शन होता है ना? संपूर्ण दर्शन होता है। ये जो क्या है, प्रस्तावना की परिभाषा आप कह सकते हैं, है ना? दरअसल में भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना स्वीकार की गई है, ऐसे ही नहीं स्वीकार किया गया है। इसको जब आप पढ़ेंगे, इसके एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो है क्या है, अपने आप में भारतीय संविधान की विशेषता को प्रस्तुत करते हैं, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है वह कहाँ से आया है ना? प्रस्तावना का जो विचार है, इसे जब हमारी संविधान सभा जो कि 1946 में अपनी पहली बैठक, है ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946, है ना? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब हुई है? 11 दिसंबर को। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को, ये चीज ध्यान में रखना है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्या? एक उद्देश्य प्रस्ताव। दरअसल में इसके विकास के पीछे जो विचार है, इसका ये मूल सिद्धांत है कि अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर हमने जो है ना, प्रेरणा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से, कि हम जो है अपने संविधान में एक प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्तावना रखेंगे, है ना? जबकि इसकी भाषा की बात की जाए, इसकी भाषा कहाँ से है? तो भाषा के पीछे ऑस्ट्रेलिया, इसकी भाषा जो है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना? आपके एग्जाम में यदि प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो आपको क्या बताना है? संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑप्शन चुनना है। यदि पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? ऑस्ट्रेलिया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, जब 13 दिसंबर 1946 को, है ना, 13 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। इसका तात्पर्य ये है कि संविधान सभा की बैठक चल ही रही है अभी शुरू-शुरू में, है ना? इस प्रस्ताव के माध्यम से नेहरू जी यह प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि हमारे संविधान का जो आदर्श होगा, जो हम संविधान निर्मित करना चाह रहे हैं, हमारे देश का संविधान होगा कैसे? है ना? एक उद्देश्य प्रस्ताव जो इन्होंने रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जिसे स्वीकार कब किया जा रहा है? 22 जनवरी 1947 को, है ना? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान बनकर निर्मित हो गया है लास्ट में, अंतिम समय में, है ना? 1950 की बात की जा रही है, 26 नवंबर 1950। इसी उद्देश्य को परिवर्तित करके, बदल कर, है ना? थोड़ा इसके स्वरूप को चेंज करके, व्यवस्थित ढंग से करके क्या बना दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित रूप में प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना? तो यहाँ पर आपको कुछ जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तिथि क्या है? 13 दिसंबर 1946। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, प्रस्तावना को नहीं पेश किया है। उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है और उस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार जो किया जा रहा है मुख्य रूप से उसके माध्यम से, इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से हमने क्या किया? प्रस्तावना को स्वीकार किया है परिवर्तित रूप में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्य रूप से। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, इस पर हम लोग चर्चा करें, है ना? कि एक-एक शब्द जो है क्या-क्या अर्थ लेकर प्रस्तुत करते हैं, उसकी जो है चर्चा किया जाएगा। मुख्य रूप से देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है आपको अक्षरशः याद होनी चाहिए। अक्षरशः नहीं भी याद है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ इसके जो बिंदु हैं वे अक्षरशः याद होने। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि हम भारत के लोग, है ना? हम भारत के लोग। सबसे पहले ये जानिएगा कि जो हम भारत के लोग की बात की जा रही है, इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान में मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि संप्रभुता किसके पास है? भारतीय जनमानस के पास है ना? भारतीय जनमानस की बात की जा रही है कि भारतीय जनमानस भारतीय संविधान में जो है शक्तियों का जो है स्रोत है ना? भारतीय संविधान का निर्माण भले ही संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उस संविधान के पीछे जो है शक्ति कहाँ से आ रही है? संविधान सभा के पीछे जनमानस से। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा शक्ति कहाँ से प्राप्त कर रही है। यदि पूछा जाए तो ये ध्यान में रखना है कि भारतीय जनमानस से। आगे भारत को किसकी बात की जा रही? भारत को, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो संविधान सभा इकट्ठी हुई है, किसके लिए संविधान बनाना चाह रही है? भारत के लिए। आगे देखते हैं, भारत को क्या करना है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना? प्रभुत्व संपन्न शब्द को समझते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि भारत जो है ना? किसी भी देश के यदि संप्रभुता की बात की जाए, प्रभुत्व संपन्न की बात की जाए, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि वह देश अपने सभी मामलों में, बाह्य तथा आंतरिक मामलों में, सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए उसे स्वतंत्रता प्राप्त है ना? तो प्रभुत्व संपन्न को ही एक और शब्द से प्रस्तुत करते हैं, आप कह सकते हैं संप्रभुता, है ना? या संप्रभुता। चलिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे अगले जो शब्द हैं उसकी चर्चा करते हैं। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये दो शब्द जो है शामिल किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। लेकिन जो है इसके अर्थ को यदि समझें तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो साधन, समाजवाद शब्द का अर्थ ये है कि जो साधन और संसाधन है ना? उसपे सभी लोगों के बीच में जो अमीरी और गरीबी की खाई है, इसको कम करने का प्रयास किया जाएगा और जो प्राकृतिक संसाधन है, आय की जो विषमता है, इसे जो है समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, है ना? पंथनिरपेक्ष शब्द का तात्पर्य होता है कि भारत का कोई अपना
जो है राजकीय धर्म नहीं है ना? मुख्य रूप से भारतीय संविधान जो है क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना प्रस्तुत करता है ना? यद्यपि इसे जो है 1973 में शामिल किया जा रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, लेकिन उसके पहले भी जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत जो है, जो धार्मिक समानता की बात की जा रही है ना? और धर्म से संबंधित जो मूल अधिकार हैं, वे क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? वे प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष छवि को। यह शब्द शामिल कर लिया गया है ना? जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें जो है इस बात की व्यापक स्तर पे चर्चा होगी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र का तात्पर्य ये होता है, ये 2 शब्द अलग-अलग शब्द है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना? इसे समझते हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य होता है ऐसी शासन पद्धति जहां पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, है ना? या फिर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता स्वीकार की जाएगी। लोकतंत्र की और सरल शब्दों में परिभाषा की बात करें तो जैसे ये पता ही होगा, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई, लोगों के माध्यम से सरकार, है ना? ऐसी शासन व्यवस्था लोगों का लोगों पर लोगों द्वारा किया गया शासन, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला शब्द है जो है कि गणराज्य। गणराज्य शब्द से तात्पर्य ये होता है कि देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है ना? देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उस पर जो है क्या होगी, उस पर जो व्यक्ति आसीन होगा उसे चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा, है ना? इस प्रकार से जो है एक एक शब्दों की जो है व्याख्या हम लोगों को देखना है ना? चलिए आगे देखते हैं। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, है ना, इसकी बात की जा रही है। इसे जो है हम लोग चलिए इस प्रकार से समझते हैं। मुख्य रूप से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विशेषता की यदि बात की जाए तो देखिए सबसे पहले जो बात की जाती है कि जनता की सर्वोच्चता, तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, हम भारत के लोग, है ना? हम भारत के लोग, इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इससे प्रस्तुत हो रहा है कि भारतीय जनमानस जो है भारत में सर्वोच्च है, संप्रभुता, है ना? अपने सभी मामलों में, अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों में, आंतरिक विषयों में निर्णय की स्वतंत्रता, है ना? निर्णय की स्वतंत्रता, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष ये शब्द की भी व्याख्या हो चुकी है। लोकतंत्रात्मक शब्द का तात्पर्य ये होता है कि लोगों का शासन, है ना? लोगों का शासन। गणराज्य का, गणराज्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि जो राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद चुनाव के माध्यम से, चुनाव द्वारा भरा जाएगा, है ना? या फिर आप इसे और सरल शब्द में कह सकते हैं कि गणराज्य का तात्पर्य होता है कि जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है उस पर किसी भी व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से उस पर जाने का अधिकार है। यह जो है राजतंत्र और गणतंत्र में यही अंतर होता है। ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, वहां पर रक्त से संबंधित एक व्यक्ति, विशेष परिवार, विशेष वंश से संबंधित व्यक्ति ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हो सकते हैं, है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। न्याय शब्द पर आते हैं। 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, है ना? ये ध्यान में रखना है कि जो 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, हमारे संविधान की प्रस्तावना यह कहती है कि हमारा देश जो है ऐसा प्रयास करेगा जिससे संपूर्ण देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय जो है सुलभता से प्राप्त किया जा सके, उसे लागू किया जा सके, है ना? सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो असमानता है, समाज में आप कह सकते हैं सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक जो भेदभाव के द्वारा जो उपजी असमानता है, उसको समाप्त करने की बात की जा रही है ना? समाज में सभी लोग एक समान हैं,
धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह प्रयास किया जाना है। आर्थिक न्याय की जो बात की जा रही है, आर्थिक न्याय का तात्पर्य ये होता है कि किसी के साथ, आर्थिक न्याय दो स्तर पे होता है। पहला स्तर ये है कि आर्थिक स्तर पर भेदभाव ना किया जाना, है ना? यह तो नकारात्मक है। सकारात्मक कदम की बात की जाए तो आर्थिक जो असमानता है उसे समाप्त किया जाना है ना। आर्थिक स्तर पर जो बहुत अमीर है, जो बहुत गरीब हैं, उनके बीच की खाई को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना। तो यहाँ पर आर्थिक न्याय की भी बात की जा रही है। और राजनैतिक न्याय के से तात्पर्य ये है कि जो सभी के साथ में एक समान राजनीतिक व्यवहार करना, है ना? जो राजनीतिक पद हैं, राजनीतिक कार्यालय हैं, है ना? उसके संबंध की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता, है ना? स्वतंत्रता शब्द में मुख्य रूप से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की जा रही है। कौन-कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है ना? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। आपके संविधान की प्रस्तावना जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रही है। उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, भारत के सभी नागरिकों की बात की जा रही है, अपने किसी भी प्रकार के विचार रखने की स्वतंत्रता है ना? विचार से संबंधित स्वतंत्रता, विचार रखने का, उसे व्यक्त करने का, उसे ना व्यक्त करने का, मौन रहने का, है ना? सभी प्रकार की जो है स्वतंत्रता, जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर शामिल की जाती है। विचार और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का तात्पर्य ये होता है कि उस विचार को प्रस्तुत करने की भी बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप विचार रखने की स्वतंत्रता है, उसको अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है, कोई भी, है ना? और विश्वास, किसी भी प्रकार का जो विश्वास है, आप यदि आप विश्वास करते हैं कि इस वृक्ष में जो है आपके इष्ट देव हैं, आपका विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दरअसल में होता क्या है कि भारतीय संविधान की एक एक शब्द को यदि आप पढ़ेंगे, तब जाकर भारतीय जो समाज है उसकी खूबसूरती जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अन्यथा समाज में जहर फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है ना? जो ये कहते हैं कि अच्छा ऐसे होते हैं, यहाँ पर देवी देवता, वहाँ पर देवी नहीं। भाई अगर कोई व्यक्ति अपने इष्ट देवी देवता को या फिर अपने जो उसके आध्यात्मिक या फिर उसके जो आप कह सकते हैं कि अ, धार्मिक जो उसकी अपेक्षाएँ हैं, आशाएँ हैं, किसी भी प्रकार से उसकी फुलफ़िल हो रही हैं, वह संतुष्ट है, तो किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए? नहीं दिक्कत होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या समाज के किसी अन्य वर्ग को किसी प्रकार से हार्म नहीं पहुँचा रहा है तो, है? धर्म की स्वतंत्रता देखिए, और ऐसा नहीं कि ये सब अलग-अलग हैं। ये एक-दूसरे को मिलाकर जो है अगर आप पढ़ेंगे, एक-दूसरे को एक जोड़कर एक-दूसरे से, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित, है ना? किसी भी प्रकार की धर्म की मान्यता है। बस ये है कि आपकी जो मान्यता है, आप उससे संबंधित किसी दूसरे पर जो है किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, किसी को हार्म ना पहुँचाएँ। उपासना की स्वतंत्रता, है ना? उससे संबंधित जो पूजा पद्धति है ना? उससे संबंधित जो रिचुअल्स हैं, उसकी बात की जा रही है। समानता की, है ना? तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, यहाँ पर जो समानता की बात की जा रही है, कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की, है ना? प्रतिष्ठा व अवसर, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि सभी लोगों को 2 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, सॉरी समानता प्राप्त है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध है अपने विकास के लिए। राष्ट्र, देखिए सकारात्मक की बात की जा रही है, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक तो भाई देखिए, हर एक चीज़ों के ना 2 पहलू होते हैं बच्चों, हर एक चीज़ों के। वही गन लेकर एक गार्ड जो है बैंक की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, देश का जवान जो है देश की सुरक्षा करते हैं, और वही गन लेकर, बंदूक लेकर लोग जो है क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं।
ये आपके हाथ में निर्भर है कि आप उस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करते हैं, समानता का उपयोग कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता की बात की जा रही है, इसका उपयोग करके जो है सकारात्मक रूप में देश के नागरिक जो है अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, और करते भी हैं, कर भी रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ जो है अराजक तत्वों को छोड़ दिया जाए तो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बंधुता, है ना? इसे देखते हैं। मुख्य रूप से भारतीय संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, है ना? ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सब प्राप्त तो करना ही है। हमारा लक्ष्य क्या है? एक ऐसा राष्ट्र निर्मित करना जो कि लोकतांत्रिक हो, गणतांत्रिक हो, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना हो, न्याय हो। उसके साथ में क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता, इसमें एक संतुलन स्थापित करना है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की गरिमा को दबा दिया जाए, या फिर व्यक्ति की गरिमा को इतना ज्यादा गरिमा के नाम पे स्वतंत्रता उपलब्ध करा दी जाए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है चुनौती प्रस्तुत होने लगे। इसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता, है ना? कदापि नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। उसके लिए चाहे जो भी कदम उठाने पड़े, राष्ट्र को उठाना चाहिए। उठाते भी हैं राष्ट्र जो है। भारतीय राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कभी कभी विलंब हो जाता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जो है ये दुख की बात है, लेकिन उम्मीद है कि प्रशासन जो है इसमें तत्परता दिखाए, है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना, आपको ये कहा जा रहा है कि राष्ट्र की एकता व अखंडता तो आपको लेकर चलना ही है ना? लेकिन उसके साथ में ही एकता व अखंडता, उसके साथ में बंधुता को साथ में लेके चलना है, भाईचारे की भावना, है ना? आपस में इस तरीके से सहयोग से, मित्रता से, भाईचारे से रहिए कि ताकि राष्ट्र जो है सुदृढ़ बने, राष्ट्र कमजोर ना हो। क्योंकि यदि जनमानस हिंसा करेगा, जनमानस प्रतिदिन आंदोलन करेगा, प्रतिदिन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से गतिरोध उत्पन्न करेगा, तो उससे क्या होगा? उससे आर्थिक क्रियाएं बाधित होंगी। जो देश के को खोखला करने वाले तत्व हैं, उनको जो है मौका मिलेगा, है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना? राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाए रखने की बात की जा रही है ना? चलिए और आगे देखते हैं, अगले शब्द पर चर्चा करते हैं। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम लोग संकल्प ले रहे हैं। संविधान सभा का ये कहना है कि हम संकल्प ले रहे हैं होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, जिस तिथि को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो रहा है, निर्मित हो चुका है, अब प्रस्तावना जो है के माध्यम से इस बात को कहा जा रहा है कि हम संविधान सभा जो है इस संविधान को अपने देश को समर्पित कर रही, सौंप रही है ना? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, है ना? जो विक्रमी संवत है वह कौन सा है? 2006। वो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं, है ना? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मुख्य रूप से जो है संविधान के उद्देश्यों, संविधान का जो लक्ष्य है क्या है? लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, है ना, समानता और स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व और एकता, अखंडता, है ना? ये सब जो है क्या है? संविधान के उद्देश्य हैं। तो संविधान सभा क्या प्रस्तुत कर रही है? हमारे संविधान के उद्देश्यों को प्रस्तुत करती है। यही जो है शब्द क्या है? हमारी संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं हैं। प्रस्तावना क्या प्रस्तुत कर रही है? हमारे संविधान के लक्ष्यों को, है ना? ये हमारे संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, किस तिथि को लागू हो रहा है, शक्तियां कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, कितने प्रकार की समानता प्राप्त करने की बात की जा रही है, शासन पद्धति कौन सी है,
ये सब क्या है? ये सब जो है प्रस्तावना की विशेषताएँ हैं, है ना? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब देखते हैं हम लोग कि मुख्य रूप से जो प्रस्तावना से संबंधित मुख्य जो मामले हैं, है ना? सॉरी वाद हैं जो कोर्ट में गए हैं, है ना? और कोर्ट के जो समय-समय पर निर्णय रहे हैं, उसकी बात की जाएगी, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे पहला वाद है, वह कौन-सा संबंधित है? बेरूबरी वाद। यह जो है 1960 में, है ना? तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि मुख्य रूप से संविधान की जो प्रस्तावना है, वह संविधान का भाग नहीं है। यह क्या है? संविधान का भाग नहीं है और यदि संविधान का भाग नहीं है, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। संशोधन नहीं होगा, है ना? लेकिन केशवानंद भारती मामले में 1973 में जो है क्या माना गया कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना मुख्य रूप से भारतीय संविधान का भाग है और जब भारतीय संविधान का भाग है तो इसमें क्या किया जाना है? संशोधन किया जाएगा, है ना? ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और अ, सॉरी ये जो है, ये वाला तो मामला नहीं है। इस वाले मामले को जो है, इसमें आप नहीं शामिल करेंगे। प्रस्तावना के से संबंधित जो वाद हैं, विवाद उसमें नहीं है। भारतीय जीवन बीमा जो वाद है 1995 है ना? 19 एलआईसी एलआईसी वाद जो है 1995 उसमें जो है स्वीकार किया गया क्या? कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वह मुख्य रूप से संविधान का एक अंग है ना? संविधान का आंतरिक भाग आंतरिक भाग है ना? तो ये जो है निर्णय मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं। आगे देखते हैं। अब थोड़े से प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या जो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम रहा है 1976 उसमें ये जानिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत क्या गया था। उसमें मुख्य रूप से 1973 में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कौन-कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम। चलिए, इससे संबंधित यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि क्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए शब्द आवश्यक थे? ये जो शब्द कहे जा रहे हैं, क्या ये आवश्यक थे? तो यदि अगर आप इसके पक्ष में उत्तर देना है, तो आप दोनों पक्ष रखिए कि हाँ, आवश्यक थे या फिर नहीं भी थे। सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रस्तावना जो है, यह एक मार्गदर्शक की भांति है। सुप्रीम कोर्ट जो है, कई बार प्रस्तावना को मार्गदर्शक की भांति जो है स्वीकार करता है। समाजवादी जो लक्षण हैं पहले हमारे संविधान के, आप कह सकते हैं कि चाहे वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए या फिर जो राज्य के द्वारा अन्य कार्य किए जाने हैं या फिर जो राज्य के द्वारा जो सकारात्मक कार्य के माध्यम से और मूल अधिकारों के माध्यम से जो प्रस्ताव जो है लागू किए जाने हैं, आप कह सकते हैं वे तो ऑलरेडी ही शामिल थे। इन शब्दों के माध्यम से क्या किया जाना है? इन शब्दों के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में बस इन शब्दों को जोड़ा गया है। बाकी भाव तो पहले ही ऑलरेडी ही रहे हैं। अब देखिए जैसे पंथ निरपेक्ष शब्द से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 मूल अधिकार में पहले ही ऑलरेडी है ना? 25 से लेकर 28 तक जब मूल अधिकार में पहले ही थे, तो फिर क्या आवश्यकता थी शामिल करने की? है ना? या फिर आप कहेंगे अखंडता शब्द से संबंधित जैसे अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता की बात की जा रही है ना? 6-7 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, उसमें जो टर्म्स कंडीशन लगाया गया है, उसमें राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो है प्रावधान दिए गए हैं कि मूल अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्र की अखंडता को चुनौती नहीं प्रस्तुत की जानी चाहिए। और मुख्य रूप से जो आपातकाल है ना?
352, 356, 360 उसके अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है कि देश की अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि इस शब्द को भी, इसके भाव तो ऑलरेडी ही संविधान में शामिल किए गए हैं, लेकिन फिर प्रस्ताव में शामिल करने की आवश्यकता क्या थी? है ना? समाजवादी भी ठीक उसी प्रकार से, समाजवादी लक्षण, समाजवादी कार्य जो है पहले से ही सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, तो फिर इस शब्द को शामिल करने की क्या आवश्यकता थी? यदि आप ये कहते हैं कि हाँ, आवश्यक नहीं था, तो आपको ये सारे तर्क देने हैं। यदि आप कहते हैं कि आवश्यक था, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक कुंजी है ना? एक ऐसा स्थान है जहाँ से एक नज़र में, पहली ही नज़र में भारतीय संविधान की चर्चा की जा सकती है, समझा जा सकता है उसके चरित्र को, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आवश्यक थे, हाँ, आप कहेंगे कि हाँ, आवश्यक थे। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना के द्वारा जो है, कोई व्यक्ति एक संक्षिप्त रूप में भारतीय संविधान के स्वरूप को समझ सकता है। ये पंथ-निरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, अखंडता शब्द को प्राथमिकता दिया गया है, इसलिए ये शब्द जोड़े जाने आवश्यक थे। इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है प्रस्तावना में अगर ये शब्द जोड़े दिए गए हैं, है ना? कुछ समाप्त तो नहीं हो रहा है, ये नकारात्मक भी नहीं है। ये जो है संविधान की प्रस्तावना की छवि को ही प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जोड़ने में क्या दिक्कत है ना? जैसे और शब्द हैं वैसे ही इनको भी स्थान दे दिया गया है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो आपको ये तर्क देना है कि नहीं, ऑलरेडी जब संविधान के अन्य भागों में इन शब्दों के अर्थों को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? चलिए देखें, आगे देखते हैं कि क्या प्रस्तावना में असीम, अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी बात कर रहे हैं, है ना? क्या प्रस्तावना में असीमित संशोधन संभव है? ये आपको यदि आपसे भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना में असीमित संशोधन जो है संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से जो है 1973, है ना? केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती वाद में 1973 इस बात को शामिल किया गया है, जो प्रस्तावना है उसमें जो संशोधन की बात की जा रही है, संशोधन तो किया जाएगा, लेकिन उस पर नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से। ऐसे कोई शब्द नहीं हटाए जाएंगे जो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को समाप्त करते हों, आधारभूत ढांचे को समाप्त करते हों, है ना? विशेषता को समाप्त करते हों। तो असीमित रूप में संशोधन की यदि बात की जाए, तो यदि असीमित संशोधन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसको आमूलचूल परिवर्तन करके समाप्त कर देना, तो फिर नहीं किया जाएगा। यदि सकारात्मक से संशोधन की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो शब्द हैं वे भी बने रहें और उसमें कुछ अन्य शब्द सीमित मात्रा में जोड़े जाएँ, तो वो जो है संभव है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाए जा सकते हैं? ये प्रश्न है। यदि आपसे पूछा जाए, क्या भारतीय संविधान के जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, इनको हटाया जा सकता है? ये ध्यान में रखना है, नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि आप इनको हटाते हैं, तो ये भारतीय संविधान की जो आधारभूत विशेषता है, आधारभूत ढांचा, है ना? आधारभूत ढांचा जो है, इसके अंतर्गत इसे स्वीकार किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना? भारतीय संविधान में इस बात को मूल अधिकार के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। तो इसे जो है हटाया नहीं जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो लोग ये समझते हैं कि अक्सर करके लोगों के मुँह से आपने सुना होगा ना, कहीं पर भी कोई भी वाद-विवाद होता है या फिर पब्लिक ऐसे प्लेस पर, लोग अपनी बात रखने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जब कोई पूछता है कि आप कौन हैं या मीडिया में, तो आप कहते हैं अरे हम भारत के लोग, भारतीय संविधान हमारा। पहली बात तो ये जानिए, भारतीय संविधान को पूरा पढ़िए, स्पष्ट तरीके से पढ़िए। प्रस्तावना के ही अंतर्गत इस बात को शामिल किया गया है कि आप मायने नहीं हैं, राष्ट्र मायने हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, पूरा शब्द पढ़िए, ठीक है? आपके व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही है, कि व्यक्तिगत विचार की बात नहीं की जा रही है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की जा रही है ना? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? ओके, धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिए कि कोशिश कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरी हो, है ना? तो और भी किसी टॉपिक पर, खास करके पॉलिटिकल साइंस संबंधित जो विषय हैं,
उससे संबंधित कोई भी आपको टॉपिक चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और कमेंट पढ़ा जाता है और उससे उससे संबंधित जो है टॉपिक पर क्लासेस आपको उपलब्ध करवाई जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।